राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक जाट लड़के की है जिसका नाम रूपचंद होता है। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था किसी बीमारी के चलते। और बीमारी इतनी भयंकर थी कि उनकी खेती बाड़ी सब उन्हीं के पीछे लग गई थी। उनका एक नौकर था जिसका नाम रघु होता है। रघु भी काफी बुजुर्ग हो चुका था। जब रूपचंद के माता पिता का देहांत हुआ था तो रूपचंद की उम्र उस समय 5 साल थी। रघु ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। और रूपचंद भी रघु में ही अपने माँ बाप की छवि देखता था। कमाई का कोई साधन नहीं था। रूपचंद के माता पिता के पास 6-7 गाय भैंसे थी। अब रघु उन्हीं को जंगल में चरा कर लाता और दूध निकाल कर रूपचंद को पिलाता और खुद भी पीता। इसी तरह दूध पीकर र- रूपचंद हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट जवान बन गया था। और इधर रघु भी काफी बुजुर्ग हो गया था। रूपचंद अब 17-18 साल का बाका जवान हो गया था। पहलवान जैसा शरीर, लंबी कादी, कटकाडी का रूपचंद बहुत ही आकर्षक लगता था। पर रूपचंद ना तो पढ़ लिख पाया और ना ही कोई और काम करने लायक रहा, क्योंकि उसे तो भैंसों को चराने और उसका दूध पीना ही आता था। इसके अलावा रूपचंद को और कोई काम नहीं आता था। एक दिन रघु का भी देहांत हो गया था। रघु के जाने के बाद अब रूपचंद बिल्कुल अकेला हो गया था। कुछ दिन उदास रहा, फिर उसने अपनी जिंदगी फिर से जीनी शुरू कर दी। सुबह को गाय भैंसों को चरा कर लाता और शाम को उनका दूध निकालकर बड़े मजे से पीता। गाय भैंसों को बड़ा ही दुलार करता। अब उसको वहीं अपना परिवार जैसा लगने लगा था। एक दिन बुढ़िया अम्मा वहां से भूखी प्यासी गुजर रही थी तो रूपचंद का घर देखकर वह रूपचंद के घर पहुंची और बोली, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। रूपचंद के पास तो वही दूध था। उसने बुढ़िया को खीर बनाकर खिलाई। बुढ़िया माँ बड़हूती प्रसन्न हुई और उसने रूपचंद से कहा, तू अकेला रहता है, तू अपनी शादी क्यों नहीं कर लेता। जवान लड़का हो गया है, अब तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। रूपचंद को ये सुनकर बड़ी शर्म आई और अंदर ही अंदर बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि अब तक उसने ये सब चीजें सोची भी नहीं थी। अब उसे लगने लगा था, हाँ, अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। घर में एक औरत आ जाएगी तो हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और मन भी लगेगा। अब तो उसको शादी की धुन लग गई। बुढ़िया माई वहां से चली गई। बुढ़िया माई के जाने के बाद रूपचंद का मन कुलचाने मारने लगा। अब तक तो उसने विवाह के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, पर बुढ़िया माई के कहने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ। अब तो रूपचंद हज आने जाने वाले से जो कोई उसके घर के सामने से गुजरता उसी से कहता, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, कोई मेरा रिश्ता तय करवाओ। सब लोग उसका मजाक उड़ाते और बोलते, अरे जड़ बुद्धि जाट, तुझसे कौन शादी करेगा, अपनी बेटी की कौन अपनी बेटी के भाग्य फोड़ेगा, कमाता धमाता आता कुछ आता जाता है नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस भैंसों का दूध पीकर पहलवान जैसा शरीर कर लिया। रूपचंद को बड़ा ही गुस्सा आया और अब वह जो भी इस तरह की बातें करता उसको उठाता और पटक देता। जाने कितने लोगों की रूपचंद ने इस तरह से पिटाई कर दी थी। अब तो उधर जाने से भी लोग डरने लग गए। रूपचंद का खौफ फैल गया। पूरे गांव में सब लोग आपस में बातें करते थे, भाई, रूपचंद के घर के सामने से ना गुजरना, नहीं वो शादी के रट लगाएगा। और उस जड़ बुद्धि पहलवान को अगर किसी ने ये बोल दिया कि तुझसे शादी कौन करेगा तो वह उसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। अब तो उधर से कोई ना गुजरता। एक दिन ये बात एक पंडित के कान में भी पड़ी। पंडित ने लोगों से कहा, जड़ बुद्धि वह नहीं, मुझे तो तुम भी जड़ बुद्धि लगते हो। अरे, ऐसे लोगों का तो फायदा उठाना चाहिए। आज देखना मैं कैसे उसका फायदा उठाता हूँ। आज मैं उसके घर दावत उड़ा कर लाऊंगा। इतना कहकर पंडित ने वस्त्र पहने और माथे पर तिलक लगाकर पहुंच गया।
रूपचंद के घर के सामने और जोर जोर से रूपचंद को सुनाने के लिए जय श्री राम बोलने लगा। आवाज जैसे ही रूपचंद के कानों में पड़ी, रूपचंद्र पहलवान उठकर बाहर आया। ब्राह्मण को प्रणाम करके आप कहाँ से आए हैं बोला, और कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, बच्चा हमारा तो यही काम है, किसी की शादी ब्याह नहीं होता तो उसकी शादी ब्याह करवाना, कुंडली बनाना और जन कल्याण करना, यही हमारा काम है। रूपचंद्र पहलवान ने ये जब सुना तो उसकी बाँछें खिल गई। उसने ब्राह्मण देवता को अंदर बुलाया, जलपान करवाया और लोटा भरकर दूध पीने के लिए दिया। जब ब्राह्मण देवता ने दूध पी लिया तो वह रूपचंद पहलवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आप सबकी शादी कराते हैं, जन कल्याण करते हैं, अब मेरी शादी भी करवा दो। बस पंडित तो यही चाहता था। पंडित ने कहा, ठीक है रूपचंद, हम अपना पोथी पत्र देखते हैं। पंडित ने अपना पोथी पत्र निकाला। कुछ पंच पलटने के बाद बोला, रूपचंद तुम्हारी तो राशि में ग्रह दोष है, पूजा करानी पड़ेगी, हलवा खीर पोड़ी का भोग लगाना पड़ेगा और एक ब्राह्मण को जिमाना पड़ेगा। रूपचंद ने कहा, आपको ही जिमा दूंगा, आप ही वह पूजा पाठ करवा देना। कब करनी है पूजा पाठ? तो पंडित ने कहा, शुभ काम में देरी क्यों? रूपचंद्र पहलवान कल ही करा लो पूजा। रूपचंद्र तैयार हो गया क्योंकि बात उसके विवाह की थी। उसने किसी पड़ोसी से थोड़े से पैसे उधार लेकर बाजार से सामान लेकर आया और पड़ोस की चाची से बोला, चाची आपको थोड़ा खाना बनाना है क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। चाची बेचारी तैयार हो गई। अगले दिन पंडित जी आए, पूजा पाठ की और हलवा पूड़ी की दावत उड़ाकर चले गए। कुछ दिन बाद रूपचंद ने देखा, पूजा कराने के बाद भी मेरा तो विवाह ही नहीं हो रहा। और तो और पूछते पूछते पंडित जी के घर पहुंच गया और पंडित जी से कहने लगा, आपने पूजा करवाई तब भी मेरा विवाह नहीं हुआ, क्यों? अब पंडित जी बोला, रूपचंद्र मैंने अपना पोथी पत्र में भी देख लिया है, पूजा भी करवा दी है, अभी भी एक अड़चन है। रूपचंद ने पूछा, क्या अड़चन है? तो उसने कहा, तुम्हारे पितरों को मनाना पड़ेगा और उसके लिए 100 रुपए की दक्षिणा देनी पड़ेगी तुम्हें। रूपचंद्र मरता क्या न करता, उसने 100 रुपए दिए और पंडित जी से कहा, जल्दी से ये पूजा करो और मेरा विवाह करवाओ। पंडित जी मन ही मन खुश होते हुए बोले, अरे जड़ बुद्धि जात, तुझसे कौन अपनी बेटी का विवाह करेगा? रूपचंद्र उठते बैठते सोते जागते बस विवाह के बारे में देखता, सपने देखता रहता। एक दिन बुढ़िया माई उधर से फिर निकली और रूपचंद के घर गई। रूपचंद ने फिर उसका आदर सत्कार किया और बुढ़िया को सारी बातें बताई। तो बुढ़िया ने कहा, अरे जड़ बुद्धि जाट, ऐसी भी कोई पूजा होती है जिससे किसी का विवाह हो जाए? वह पंडित तुझे चूना लगा गया है। इस पर रूपचंद को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने पंडित से बदला लेने की सोची। वह पहुंच गया गांव में और उसने पता लगाया कि पंडित कब कहाँ जाता है और उसे पता चला कि कल एक जजमान के घर उसकी दावत है। अगले दिन रूपचंद्र पंडित से भी पहले पहुंच गया और पड़ोस के बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अच्छे से समझा दिया कि जब पंडित जी खाने के लिए बैठे तो तुम्हें एक साथ एक स्वर में क्या बोलना है। रूपचंद ने पहले से ही पता लगा रखा था कि आज जजमान के घर खीर पूरी की दावत है। जैसे ही पंडित आया और जजमान को अपनी बातों में फंसाकर खीर खाने के लिए बैठा, वैसे ही बच्चों ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, 4 चमनी पीर पे, पंडित मर गया खीर पे, पूजा एक बहाना है, इसको खीर खाना है, ये तो ढोंगी पंडित है, इसकी पूजा खंडित है। बच्चों का शोर सुनकर अब तो जजमान ने भी खीर का बर्तन पीछे सरका लिया। पंडित का मुंह देखने लायक था, बेचारा शर्म से उठकर चल दिया। जजमान को भी समझ आ गया था कि ये पंडित पाखंडी है। सभी गांव वाले अब पंडित से सचेत रहने लगे। अब पंडित ने दूसरे गांव में जाकर अब अपनी पंडिताई करना शुरू किया, पर वहां भी
रूपचंद पहलवान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वहां पे जाकर पहले ही पता लगा लेता था कि आज किस जजमान के घर पंडित की दावत है और आज खाने में क्या बन रहा है। इसी तरह उसे पता चला कल पंडित जी की फला जजमान के घर दावत है और दावत में हलवा पूड़ी बन रहे हैं। सो उसने बच्चों को पहले ही समझा कर तैयार कर दिया था। थोड़ा सा लालच देकर पंडित जी जैसे ही घर में पहुंचे और जीमने के लिए बैठे तो बच्चे फिर बोलने लगे, पंडित मर गया हलवा पे, पूजा एक बहाना है, इसको हलवा खाना है, ये तो ढोंगी पंडित है, इसकी पूजा खंडित है। अब तो वहां के जजमान भी पंडित की तरफ तिरछी आंखों से देखने लगे। पंडित वहां से भी सर पर पैर रखकर भागा और भागते भागते बड़बड़ाने लगा, इस रूपचंद पहलवान ने तो मेरी दुकानदारी ही ठप करवा दी। वह दौड़ता दौड़ता रूपचंद के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दे रूपचंद पहलवान, तूने तो मेरी दुकानदारी ही बंद करवा दी, मेरा खाना कमाना सब बंद करवा दिया। पहलवान ने बोला, तेरा पीछा जब छोड़ूंगा पहले तू मेरी शादी करवा। तूने शादी के नाम पर दावत उड़ाई है ना, अब तू मेरी शादी करवाएगा तभी तेरा पीछा छूटेगा। पंडित ने कहा, ठीक है, पास के गांव में जाता हूँ, वहाँ एक जाट का परिवार रहता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, उससे तेरे रिश्ते की बात चलाता हूँ। ये सुनकर जाट बड़ा ही खुश हुआ, पर उसे पंडित पर अभी भी विश्वास नहीं था। उसने पंडित से कहा, जब भी तू रिश्ते की बात करने बेटी वाले के घर जाएगा तो मेरा एक मित्र तेरे साथ जाएगा, तेरी हरकतों पर नजर रखने के लिए। पंडित ने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। जब अगले दिन पंडित रिश्ते की बात करने चला तो पहलवान ने अपने मित्र को उसके साथ भेज दिया और अच्छे से समझा दिया। पंडित पहलवान का मन रखने के लिए रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो गया, पर मन ही मन कह रहा था, रूपचंद पहलवान अब तो तेरा रिश्ता हरगिज ना करवाऊं। थोड़ी देर बाद दोनों लड़की वाले के घर पहुंच गए। लड़की के बाप से मिलकर पंडित ने रिश्ते की बात करी तो उसके जजमान ने कहा, पंडित जी जैसा आपको ठीक लगे वैसे हम तैयार हैं। आपने कहा है हमारी बेटी उस घर में सुखी रहेगी तो हमारी बेटी सुखी ही रहेगी। आपके कहने पर हम रिश्ता करने के लिए तैयार है। अब रूपचंद्र पहलवान का मित्र उसके साथ था तो वह उनको कुछ बता नहीं सका और रूपचंद्र पहलवान की मजबूरी में तारीफ करनी पड़ी। अब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने एक कागज निकाला जिस पर कुछ आड़ी तिरछी लाइनें बना डाली और 2 लाइन संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। रूपचंद्र चौधरी के दोस्त ने खूब झांका झांका, पर कागज में जो लिखा हुआ था उसे वह पढ़ नहीं सका और जब उसने 2 पंक्ति संस्कृत में थी तो उसे कुछ समझ ना सका। पंडित ने वह पर्चा बेटी के बाप के हाथ में थमाकर कहा, आप ये कुंडली रख लो, ये लड़के की कुंडली है, मैंने तो अच्छे से देख ली है, सारे गुण मिलते हैं, किसी श्रेष्ठ पंडित को और दिखा लेना, आपके मन की शंका थोड़ी बहुत जो होगी वह भी खत्म हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनकर बेटी के पिता ने कहा, ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं तो दिखा लेंगे, नहीं तो आपकी बात पर हमें विश्वास है, आपने हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा वर ही ढूंढा होगा। पहले जमाने में नाई और पंडित ही तो वर ढूंढते थे और माता पिता आंख बंद करके उन पर भरोसा करके अपनी बेटी का विवाह कर देते थे। कागज बेटी के बाप को देकर पंडित जी और रूपचंद का दोस्त वहां से चले जाते हैं। रूपचंद का दोस्त रूपचंद के पास पहुंचा। रूपचंद ने पूछा, पंडित ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? तो रूपचंद के दोस्त ने कहा, गड़बड़ तो कुछ नहीं की, पर उसने एक पर्चा बेटी वाले को दिया है जिस पर कुछ लकीर बनी हुई थी और 2 पंक्तियां लिखी हुई थी, पर वह संस्कृत में लिखी हुई थी। पंडित बोल रहा था, ये लड़के की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली? रूपचंद ने कहा, पर मेरे पास तो मेरी कोई जन्म कुंडली नहीं है और ना ही मैंने उस पंडित को दी। जरूर दाल में कुछ काला है, इसका पता करना पड़ेगा। पंडित दाव खेल गया है, शायद अगले दिन
रूपचंद ने एक ऋषि का भेष बनाया। साधु बाबा का भेष बनाने के लिए उसने गेरवा वस्त्र पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ लगाई और माथे पर त्रिपुंड लगाकर थैला लटका लिया और बेटी वाले के घर के सामने पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने अलंक निरंजन की धुनी रमाई। लड़की का पिता दरवाजे पर आया और साधु बाबा को खड़ा देख प्रणाम किया। उनसे पूछा, बाबा कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? तो बाबा ने कहा, बच्चा, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम तो जन कल्याण करते हुए घूम रहे हैं। अभी हिमालय से तपस्या करके आ रहे हैं। लड़की के पिता ने सोचा, ये तो बहुत पहुंचे हुए साधु है, क्यों न लड़के की कुंडली इन्हें ही दिखाई जाए। उन्होंने ऋषि बाबा को प्रणाम करके अपने घर में बुलाया। जलपान करवाकर लड़के की कुंडली उनको दिखाई, जो पंडित ने उनको दी थी। साधु बने रूपचंद्र पहलवान ने वह पर्चा देखा। आंख बंद करके उंगली पर गणना करने का बहाना करके बोला, जजमान, तुम्हारी बेटी इस घर में राज करेगी, राज। लड़का हीरा है, हीरा। जिसने भी ढूंढा है महान पंडित होगा। लड़की का पिता तो जैसे फूले नहीं समाया। लड़की भी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। रूपचंद्र पहलवान ने मन ही मन सोचा, अगर इस कागज को इसने किसी और पंडित को दिखा दिया तो मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा। उसने तरकीब सोची और लड़की के पिता से कहा, जजमान, इस कागज को अभी जला दो, क्योंकि दामाद की कुंडली को ज्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अब सुकून होता है। लड़की के पिता ने जैसे ही ये सुना, चूल्हे में कागज को जला दिया। खूब दान दक्षिणा देकर साधु बाबा को विदा कर दिया। साधु बाबा बने रूपचंद्र पहलवान अपने तबेले में पहुंचे और अपने गाय भैंसों के साथ समय बिताने लगा। कुछ दिनों बाद ही रूपचंद्र पहलवान और शत्रुपा का विवाह हो गया। शत्रुपा दुल्हन बनकर रूपचंद्र के घर आ गई। बड़ी ही खुश थी। रूपचंद्र जैसा पति पाकर 2-4 दिन उसके घर में रहने पर उसे उसकी असलियत समझ में आ गई कि यह तो नीरा जड़ बुद्धि जाट है। ना इसे कमाने का ढंग है और ना ही खाने का ढंग। भला दूध पीकर भी कोई जीवित रह सकता है? रूपचंद्र पहलवान तो दूध पीकर मस्त रहता था, पर शत्रुपा को तो भोजन चाहिए था। उसने रूपचंद्र से कहा, तो उसने जवाब दिया, जैसे मैं दूध पीता हूँ तुम भी दूध पियो और मस्त रहो। शत्रुपा ने अपना सर पीट लिया, पर अब पछताए क्या होता है, और कहे भी तो किससे कहे। अब यही उसका भाग्य है। रो धोकर उसने अपने मन को समझा लिया, जैसा भी है ये मेरा पति है। अब मुझे इसी के साथ जीवन जीना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे इसको समझाऊं तो ना जाने इसकी कुछ समझ में आ जाए। वह रूपचंद्र को एक दिन बोली, आप कुछ कमाते क्यों नहीं हो? कोई काम धंधा ही कर लो। तो रूपचंद्र ने कहा, मैं क्या काम धंधा करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। शत्रुपा बोली, तो खेती बाड़ी तो कर ही सकते हो। तो रूपचंद्र पहलवान बोला, मैंने तो जब से होश संभाला है मैं तो ये गाय भैंस देख रहा हूँ। हमारे पास कोई जमीन भी नहीं है। शत्रुपा ने उसे समझाया, किसी जमींदार से जमीन ले लो और जमीन में हल चलाकर उगाई फसल से हम उसका धीरे धीरे कर उतार देंगे। रूपचंद्र को यह बात जम गई। वह जमींदार के पास गया। जमींदार से बोला, मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो। मेरी शादी हुई है और मेरी बीवी दूध नहीं पीती है। जमींदार भी रूपचंद्र पहलवान को अच्छे से जानता था। अगर वह मना करता तो रूपचंद्र पहलवान उसे उठाकर पटक देता। इसलिए उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए शमशान घाट के पास की जमीन उसको दे दी और कहा, रूपचंद, समय पर पैसा चुका देना। रूपचंद्र चौधरी जमींदार का उपकार मानते हुए वहां से चल दिया और खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमें खेत मिल गया है। चलो तुम्हें भी दिखा देता हूँ अपना खेत। वह अपनी पत्नी को लेकर खेत दिखाने के लिए खेत पर चल दिया। खेत पर जाकर देखा तो पत्नी ने माथा पीट लिया और गुस्से से बोली, लोग तुम्हें जड़ बुद्धि सही कहते हैं, तुम तो सच में ही जड़ बुद्धि हो, जाट हो। रूपचंद को गुस्सा बहुत आया, पर उसने अपने आप को नियंत्रण रखा और पूछा, क्यों,
क्या हुआ? क्या कमी है इस खेत में? खूब मेहनत करके हल चलाऊंगा और खूब अच्छी पैदावार होगी। ये सुनकर उसकी पत्नी ने डरते हुए कहा, अरे आपको ये समझ नहीं आ रहा है? एक तो ये शमशान घाट के पास खेत दिया है, दूसरा खेत के बीचों बीच पीपल का पेड़ है। ऐसी जगह पर भूत प्रेत रहते हैं और पीपल के पेड़ की छाया से पैदावार भी कम होगी। अब रूपचंद ने उसको समझाया, बोला नहीं, मैं मेहनत ज्यादा करूंगा तो ज्यादा पैदावार होगी। तुम परेशान ना हो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। शत्रुपा वहां से चली गई। शत्रुपा के जाने के बाद रूपचंद ने सोचा, शत्रुपा कह तो सही रही है, इस पीपल के खेत की वजह से मेरे खेत में पैदावार कम होगी। रूपचंद्र हर जगह एक मोटा सा लोहे का डंडा अपने हाथ में लेकर चलता था। अभी भी वह डंडा उसके हाथ में था। उसने गुस्से से डंडा उठाया और पीपल के पेड़ पर दे दनादन बरसाना शुरू कर दिया। उस पेड़ पर 16 भूत रहते थे। डंडा पड़ने से 16 के 16 भूत उतरकर रूपचंद्र के सामने प्रकट हो गए और गुस्से से फुकारने लगे। बोले, कौन है रे तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस पेड़ पर डंडे बरसाए? भूत को देखकर रूपचंद्र बिल्कुल नहीं डरा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता था जो जाट को डरा दे। रूपचंद्र तनिक भी विचलित न हुआ और कड़क कर पूछा, कौन हो तुम लोग? तो भूतों ने कहा, हम इस पीपल के भूत हैं। 100 वर्ष से ज्यादा समय से हम इस पर रह रहे हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इस पेड़ पर डंडे बरसाए? तो रूपचंद ने कहा, क्यों नहीं बरसाऊंगा? ये खेत के बीचों बीच जो आ रहा है। तुम कौन होते हो? ये मेरे खेत के बीचों बीच है, मैं इस पर डंडे बरसाऊं या कुछ भी करूं? भूतों ने कहा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वह सारे भूत पहलवान से चिपट गए। पहलवान ने भी मजबूती से अपना डंडा पकड़ा और दे दनादन भूतों पर बरसाया। भूतों की हड्डियां तोड़कर रख दी, उठा उठा कर पटका। भूतों को अब भूत एक पंक्ति में खड़े होकर रूपचंद्र पहलवान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने जाने लगे, और क्षमा कर दे, हे पहलवान, हमसे भूल हो गई है, हमें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं था। उनमें से एक भूत बोला, पहलवान, इस खेत में खेती ना करना, ये पीपल का पेड़ यहाँ से ना हटाना, यहाँ हमारा बसेरा है, हम बर्बाद हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए, हमें बताओ, हम तुम्हें ला कर देंगे। रूपचंद ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ हल नहीं चलाऊंगा, पर तुम्हें मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। राशन, पानी, कपड़े, जेवर, पैसे, तुम सब मुझे ला कर दोगे। भूतों ने हाथ जोड़कर उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अगले दिन भूत थैले लेकर उसके घर को राशन भरने लगे। कपड़े, पैसे, गहने सब कुछ ला कर दिया। अब तो ये भूतों का हर महीने का नियम बन गया था। हर महीने का राशन लाते लाते भूतों की हालत खराब हो गई। इधर रूपचंद्र ने जमींदार का पैसा भी चुकता कर दिया था और अपने लिए एक पक्का मकान सुख सुविधाओं सहित बनवा लिया था। खुशहाली से दिन बीत रहे थे। एक दिन भूतों का भूतों से मिलने आया भूतों की खराब हालत को देखकर उसने कहा, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? भूतों के सरदार ने कहा भूतों से कहा, और भूतों ने हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हमें बचाइए, वह एक किसान है और उसने मार मार कर हमारी हड्डी पसली तोड़ दी है। हमें इस शर्त पर छोड़ा है कि हम हर महीने उसके घर को राशन से भर कर रखेंगे। गुरु जोर जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्खो, भूत भी किसी के गुलाम होते हैं क्या? भूत डरते नहीं, सबको डराते हैं। कौन है वह, मुझे दिखाओ, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। सारे भूत दूर से किसान का घर गुरु को बताकर लौट जाते हैं। गुरु बड़ी ही एकड़ी के साथ उसके घर में जाने का रास्ता ढूंढने लगा। इधर रूपचंद्र पहलवान के घर में एक बिल्ली रोज दूध पी जाती थी। आज रूपचंद्र पहलवान उसकी चौकसी पर खड़ा था। डंडा लेकर एक नाली में से बिल्ली रोज निकलती थी। आज रूपचंद्र डंडा लेकर उस नाली के पास ही खड़ा था और मन ही मन बोल रहा था, आज बिल्ली की खैर नहीं, आज उसे नहीं छोड़ूंगा।
वह रोज दूध झूठा कर जाती है। इधर भूतों का सरदार उसी नाली से घुसने की सोच रहा था। उसने जैसे ही गर्दन नाली से अंदर को रूपचंद्र पहलवान ने उसकी गर्दन पकड़ ली और लगा उसको सुनने बहुत मारा पीटने। भूत अपने असली रूप में आ गया और जोर से रोकर बोला, हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, अरे पहलवान, बोला कौन है रे तू, यहाँ क्यों आया है। इस पर भूतों का गुरु बोला, मैं भूतों का गुरु हूँ, माई बाप मुझे छोड़ दो। मैं तो बस यहाँ ये पूछने के लिए आया था कि राशन पानी कम तो नहीं पड़ता, अगर कम पड़ता है तो थोड़ी मात्रा और बढ़ा दे। क्या? फिर तो रूपचंद ने कहा, कम तो नहीं पड़ता, पर अगर तुम मात्रा बढ़ाना ही चाहते हो तो बढ़ा दो। इस बार दुगना राशन लेकर आना। मेरे घर भूतों का सरदार गिरते पड़ते अपने भूतों के पास पहुंचा। अपने गुरु की ऐसी दीन हालत देखकर भूतों ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो उनके गुरु ने कहा, अरे कमबख्तो, किस जाट बुद्धि के पास मुझे मरवाने भेज दिया? तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? वह जाट है और ऊपर से पहलवान भी। तुम्हें पता है मैंने अपनी जान कैसे जान बचाई है? मैंने उससे इस शर्त पर अपनी जान बचाई है, आज से हम दुगना राशन उसके घर में पहुंचाएंगे। भूतों ने जब ये सुना तो उनका पारा चढ़ गया। और तो और इतने राशन में ही उनकी हालत खराब हुई रहती है, तुम ये क्या करके आ गए? सारे भूत अपने सरदार को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागे। गुरु तो भाग गया, पर अब भूतों की हालत टाइट हो गई। अब दुगना राशन रूपचंद्र के घर पहुंचाना पड़ता था। इधर रूपचंद्र और शत्रु पर ठाट बाट से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक जाट ने, जिसको सब जड़ बुद्धि कहते थे, उसने भूतों को भी अपना गुलाम बना लिया था और मजे से जिंदगी गुजार रहा था। इधर पंडित जी को भी सबक मिल गया था। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें।